स्वागत है आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन टी पे। तो आज हम देखने जा रहे हैं एक बिल्कुल नया कोरियन ड्रामा जो कि अभी हाल ही में रिलीज हुआ है और इसका नाम है रेड सोन। शायद इसके बारे में तुम लोगों ने सुना होगा। और इसमें हमें एक लड़की की कहानी दिखाई गई है। क्या तुमको लगता है कि अगर तुम्हारे पास पैसा है, पॉपुलैरिटी है, सब कुछ है तो तुम्हारी लाइफ सेट है? बिल्कुल, पर ऐसा नहीं होता। इस कहानी को देखो जो कि मेरे को बहुत ज्यादा अच्छी लगी। कहानी की शुरुआत वानसू से होती है, एक लेडी जो कि दिखने में काफी सुंदर होती है और कोरिया की बहुत बड़ी चैरिटी चलाती है जो कि इसके इन लॉज की है। वानसू बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी, लेकिन एक दिन इसकी किस्मत चमक गई और ये यहाँ तक पहुँच गई है। वर्ल्ड के गरीब बच्चों को खाना खिलाती है, उनकी मुसीबतों को समझती है। सब इसको एंजल भी कहते हैं पूरे वर्ल्ड में। एक दिन वानसू फिलीपींस आई होती है एक स्पीच देने के लिए और कुछ अपने क्लाइंट से मीटिंग करने के लिए। यहाँ पर वर्ल्ड के बहुत बड़े बड़े लीडर्स एंड लोग आए होते हैं। तभी उसकी सेक्रेटरी बोलती है कि हमें मेल आया है कि आपके ऊपर टेररिस्ट अटैक होने वाला है, तो हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए, हमें जल्दी मीटिंग कैंसिल करनी होगी। पर वानसू नहीं मानती है, उसका मानना है कि सब फेक चीजें हैं। इसके बाद एक इंटरव्यू में जाती है और वहाँ के बाद वो एक मिडिल ईस्ट रिच मैन से मिलती है जो कि मनी डोनेट करना चाहता है इसकी चैरिटी के अंदर। उसी होटल में हम दोयुन नाम के एक आदमी को देखते हैं और ये पहले कोरियन पुलिस में था पर अभी यहाँ पर कसिनो में आया हुआ है जहाँ इसकी नजरें कुछ गैंगस्टर पर है। उनको फॉलो करके वो बाथरूम में पहुंच गया होता। इनकी बातों से पता चलता है कि इन्होंने कोरियन पुलिस को मारा है यहीं पर इसी जगह पर, और अब ये किसी और को मारने वाले हैं यहीं पर इसी जगह पर। डोइन को याद आता है कि इसका एक फ्रेंड था जो कि पुलिस में था और उसको एक मिशन पर यहाँ भेजा गया था और उस मिशन के दौरान उसको किसी ने मार दिया था और उसी के कातिल का पता लगाने के लिए डोइन यहाँ पर आया हुआ है और वो समझ गया है कि इन्हीं लोगों ने उसको मारा है। डोइन यहाँ पर स्टाफ बन के गैंगस्टर के रूम में गया जहाँ पर हम मिस्टर पार्क को देखते हैं। ये बॉडीगार्ड के हेड होते हैं वैन ग्रुप के। वैन ग्रुप वही है जो कि वानसू चलाती है, बड़ी वाली चैरिटी है ना, और ये बहुत सारे पैसे गैंगस्टर को दे रहा होता है और शायद यही वानसू को मरवाना भी चाहता है उसी का बॉडीगार्ड होकर। अभी देखते क्या चक्कर है। डोइन यहाँ से चला जाता है, अपने दोस्त की मौत को याद कर रहा होता है कि किसने मेरे दोस्त को मारा होगा, और इसने बाथरूम में गैंगस्टर की बातें सुन ली थी कि वो अगले मिशन पर यानी वानसू को मारने के लिए कहाँ जाने वाले हैं। तो ये भी अगले दिन वहीं पहुंच जाता है। वानसू भी आई होती है, अपनी मीटिंग में आती है और उसी गैंगस्टर ने इस पर फायर कर दिया। डोइन इसको जैसे तैसे बचा लेता है, हालांकि ये जानता नहीं है इसको, और फिर ये बचकर यहाँ से भाग जाते हैं दोनों कार में। वानसू काफी डरी हुई है, बोलती है कि तुम हो कौन, मुझे क्यों बचाया तुमने? डोइन बोलता है कि मैं वहीं से गुजर रहा था तो बचा लिया। चलते हुए ये लोग एक गांव में पहुंच गए होते हैं। कार में प्रॉब्लम आ गई, रुके तो कार के अंदर देखा तो जीपीएस ट्रैकर लगा हुआ था, मतलब इसको कोई ट्रैक कर रहा है इसकी गाड़ी को। इसने फेंक दिया ताकि कोई फॉलो ना कर सके और इसे लेकर अपने घर आया। अपना घाव ठीक करके बोला कि लो फोन करके बुला लो जिसको बुला सकती हो। ये बोलती है कि मुझे मेरे हस्बैंड, मेरे भाई किसी का नंबर याद नहीं। डोयुन इसको उठाकर कोरियन एम्बेसी में ले आता है अपने आप। यहाँ पर कुछ देर बाद इसका हस्बैंड आता है, योंगुक नाम होता है इसका, और अपनी वाइफ को सारी मीटिंग कैंसिल करके यहाँ से वापस कोरिया चलने को कहता है। पर वानसू इसे इग्नोर कर रही होती है, मानो इसको हस्बैंड मानती नहीं है या दोनों के बीच में बनती नहीं है। मिस्टर पार्क ने पता किया था, ये जान गए होते हैं कि उसको डोयुन नहीं बचाया था, तो इसको बॉडीगार्ड का काम देते हैं, नौकरी ऑफर करते हैं कि तुम तो अभी बेरोजगार हो तो कर लो ये। डोयुन ने बहुत सोचा, अच्छा मौका है अपने फ्रेंड की मौत का बदला लेने का। इसका चाइल्डहुड फ्रेंड था वो, इवन उसने इसको अपनी एक किडनी भी दे रखी थी, तो सोचो कितना मानता है ये उसको। तभी उसका खूनी का पता लगाना चाहता है, इसलिए अगले दिन नौकरी को एक्सेप्ट कर लेता है। यहाँ पर वानसू की सासू माँ आपसे मिलते हैं हम, जो कि बहुत ही खतरनाक होती है, डांट रही होती है, फोर्स कर रही होती है वानसू को कि तुम्हें चाइनीज कंपनी के साथ बिजनेस करना चाहिए, है ना। वानसू जानती है कि चाइनीज बुरे हैं और उनके साथ अगर बिजनेस किया तो मेरी बनी बनाई इज्जत भी खराब हो जाएगी। पर सासू माँ को बहुत पैसे का लालच होता है, इसका हस्बैंड भी सेम होता है, फोर्स कर रहा होता है इसको, पर ये सबको इग्नोर करके बाहर भाग जाती है और मीडिया से अपने ऊपर हुए अटैक के बारे में बातें करने लगी और इसकी सासू माँ बहुत गुस्सा करती है। वहाँ से वानसू फिर अंदर आती है तो वहीं पर इसकी एक सेक्रेटरी मिलती है जो इसके लिए पहले काम किया करती थी, एंड उसका एक 10 साल का बेटा। ये बड़ी मजेदार कैरेक्टर है और इन्हें अपने पार्टी में इनवाइट करती है कि आजा जाना रात को पार्टी है। वानसू को भी तभी इसके बच्चे को देख के अपने बच्चे की याद आने लग गई होती है जो कि एक्सीडेंट में मर गया था। शाम को फिर हस्बैंड के साथ ये पार्टी में आती है जहाँ पर इसका न्यू बॉडीगार्ड से मिलवाया जाता है, यानी डोयुन से। पहले पुलिस ऑफिसर था पर अब ये बॉडीगार्ड का काम करता है। वानसू हैरान होती है कि ये तो वही आदमी जिसने मुझे बचाया था उस दिन। खैर यहीं से हम वानसू का बचपन का सीन देखते हैं। ये और इसका बड़ा भाई दोनों अपनी मॉम के साथ रहते थे। पिता नहीं थे इनकी मॉम को छोड़कर चले गए थे इसको प्रेग्नेंट करके, और इसकी मदर गोल्फ कोच का काम किया करती थी।
जैसे तैसे इन दोनों को पाल रही थी। और वो गोल्फ कोचिंग किसको देती थी? जो अभी वंशु की सासू माँ है ना, उसी को, यानी मीरेन नाम होता है उसका। और बहुत हरामी औरत थी। इसकी मॉम को, वंशु की मॉम को मारती पीटती रहती थी और उसके ऊपर झूठे झूठे इल्जाम लगाती थी और इवन उसको नौकरी से भी निकाल दिया था बेइज्जत करके। मॉम भी कम नहीं थी, गुस्से में उन्होंने गोल्फ स्टिक की चोरी कर ली और ले जाकर वंशु को दे दिया। और वंशु को रोज गोल्फ की प्रैक्टिस करवाने लग गई थी, रोज खेलती थी। और जैसे जैसे बड़ी होती गई ये गोल्फ खेलना बहुत अच्छे से सीख गई थी। और इसकी मॉम अब इसको अमेरिका भेजकर ओलंपिक खिलाना चाहती थी। पूरी लाइफ सेविंग एंड वैन ग्रुप की हेल्प से इन्होंने उसको अमेरिका भेज दिया और वहां पर जाकर ये अच्छी तरह से सेटल हो गई। यहाँ पे इसने काफी मेहनत की और एक प्रोफेशनल प्लेयर बन गई थी। कई सारे टूर्नामेंट जीते और वहाँ पे अपनी ऑलमोस्ट जिंदगी के 12 साल बिताकर ये कोरिया वापस लौटी, बहुत सारे प्राइज मनी के साथ। तो जितना पैसा इसके पास था ना, सारा इसको कर्जे में देना पड़ा, क्योंकि इसकी मॉम ने यहाँ पर 12 साल जुआ खेला था और जुए में 12 साल से पैसे हारती आ रही थी। अब वंशु को बहुत गुस्सा है कि 12 साल की जो इसकी कमाई थी, मेहनत की, वो सारा जुए में चला गया, यानी कि कर्जे के अंदर। तो यहाँ से वो भाग गई और उसने डिसाइड किया था कि मैं जितना भी अब कमाऊंगी वो चैरिटी में दे दूंगी। वापस परसेंट में देखते हो वंशु स्पीच दे रही होती है, सभी डोनर्स का इंट्रो भी देती है कि इन्होंने इतने पैसे दिए, इन्होंने इतने पैसे दिए। वहीं पर इसका हस्बैंड इसकी सेक्रेटरी को, जिससे मिली थी, उसका नाम टेरा होता है, इसको इशारे करके होटल के रूम में बुला रहा होता है। ये भी भागी भागी वहां पर पहुंच जाती है और दोनों एक दूसरे पर चढ़ाई बढ़ाई कर रहे होते हैं, है ना। रातों में कलर डाल रहे होते हैं अपने। सेक्रेटरी का बच्चा मोम मोम करता हुआ पहुंच गया वंशु के पास, बोलने लग गया कि मेरी मोम गायब हो गई, पता नहीं कहाँ चली गई है। वंशु उसको खोजने लगी। खोजते खोजते रूम में आई तो देखा कि इसके हस्बैंड की सवारी कर रही थी वो। दोनों ने भाई कपड़े वपड़े सही किए अपने, और वंशु ने कुछ नहीं कहा, बस इतना बोलती है कि केयरफुल रहो, एटलीस्ट कम से कम जर्नलिस्ट आए होंगे बाहर, कुछ तो शर्म वरम कर लो तुम दोनों। मानो वंशु को इसके हस्बैंड के कारनामों के बारे में ऑलरेडी पता है। और चली जाती है यहाँ से। बाहर खड़ा डोइन सब देख रहा होता है, समझ गया होता है कि मेरी मालकिन की तो मैरिज लाइफ की बैंड बजी पड़ी। बाहर आकर इसका हस्बैंड और ये दोनों डांस कर रहे होते हैं, सबके सामने हैप्पी फैमिली बन के रहते हैं, मानो इनसे खुश कोई है ही नहीं। और टेरा खड़ी वहीं जल रही होती है, सोच के कि मैं इसकी बस एक मिस्ट्रेस हूँ, और जो कि बात सच होती है ना। पार्टी के बाद अपनी सासू माँ से मिलती है, जानती है कि मेरा बेटा कितना हरामी है, और वेट कर रही होती है कि कब वंशु उससे डाइवोर्स ले और सारा जो धन दौलत है ना सासू माँ के हाथ में लगे, इसके बेटे के हाथ में लगे। क्योंकि अभी जो है सारा इसकी जो ये चैरिटी का वो होता है ना मेन इंसान, वो वंशु होती है, क्योंकि इसके ससुर जी ने इसी को दे दिया था सब कुछ। वंशु को कोई डाइवोर्स का ऐसा आइडिया होता नहीं है। पति मुंह काला कराए, जहाँ जाना उसको जाए, लेकिन ये अपना काम कर रही होती चैरिटी का। और तो और इन्हें धमकाती भी रहती है, काम से दूर रहो मेरे, मैं जानती हूँ चैरिटी का पैसा तुम लोग चोरी करते हो, है ना। मीरा नफरत करती है वंशु से। रात को वंशु बाहर आकर ड्रिंक करने लगी और डोइन को भी घर भेज देती है और अपनी उस पहली मुलाकात को याद करने लगी कि जब ये अपने हस्बैंड से पहली बार मिली थी। उन दिनों ये अफ्रीका में गई हुई थी वॉलंटियर का काम करने। वॉलंटियर मतलब फ्री का मजदूर। अफ्रीका में दोनों काम कर रहे थे और वो भी आया हुआ था, यानी इसका होने वाला हस्बैंड। दोनों की नजरें यहीं पर मिली थी। वंशु तो बहुत इंप्रेस हो गई थी इससे, ये सोच के कि अरे वाह कितनी अच्छी फैमिली है इसकी, चैरिटी का काम करती है, और ये भी कितना अच्छा ऐसी जवानी लेकर अपनी ये सब काम कर रहा है। ऐसी जवानी भरी में तो लोग पता नहीं कहाँ जाकर मुंह काला पीला करते हैं। और जब वापस कोरिया आए तो वंशु को उसने प्रपोज कर दिया। फिर अपनी मॉम से मिलवा, यानी मीरान से। मीरान इसको पसंद नहीं करती थी, उल्टा सीधा बोलने लग गई, गरीब हो तुम लोग, गरीब हो। आज तो काफी इंसल्ट भी किया था और बोलती कि बाप का तो तुम्हारे पता नहीं है और माँ भी पता नहीं कहाँ भग गई तुम्हारी। पर जब तक वंशु की इमेज ना कोरिया में अच्छी हो गई थी, इसको सब लोग जानते थे कि ये ना चैरिटी का काम करती, काफी अच्छी लड़की है, तो शादी के लिए मान गई थी। और ये दिखने में सुंदर थी ना, तो इसलिए एक वैन ग्रुप को ब्यूटी मॉडल भी चाहिए थी। तो इसकी माँ ने सोचा, मीरेन ने, कि आप फ्री की मिल जाएगी, कर देती हूँ शादी, मेरा बेटा तो है ही हरामी, इधर तो मुंह मारता रहता है। वंशु का बड़ा भाई झूठ बोल देता है यहाँ पर कि हमारी मॉम अब रोड गई हुई है, मैं छोड़ के नहीं भागी। वापस प्रेजेंट में वंशु को देखते काफी परेशान है, इन सब से भागना चाहती है, पर भागे भी कैसे, वैन ग्रुप को छोड़ नहीं सकती। बाहर खड़ा बॉडीगार्ड इन सब देख रहा होता है, इसके पीछे पीछे होटल रूम तक आता है कि मालकिन को कोई तकलीफ ना हो जाए, और इसकी हेल्प करता है। और ये इसको रूम में अंदर बुला लेती है और की बाहर ही गिर जाती है। बाहर इसका हस्बैंड इसको मिलने आया होता है, कि उठाने लगा था कि बॉडीगार्ड उठा लेता, बोलता है कि मैम अभी थोड़ी नशे में थी तो आराम कर रही होंगी, आप कल मिल लेना। और ये हस्बैंड यहाँ से चला जाता है। अंदर वंशु बॉडीगार्ड के साथ है, बोलते कुछ करोगे मेरे साथ, पर
डोयुन जानता है कि बॉस नशे में है, कुछ भी बोले जा रही है, तो यहाँ से चला जाता है। अगले दिन वांसू सियोल वापस आ गई होती है। बॉडीगार्ड से शर्मा रही होती है कि रात को मैं इसको क्या बोल रही थी। फिर उसके बाद बॉडीगार्ड का हेड डोयुन को मेंशन में लेके आता है, जिसको वैन मेंशन कहा जाता है, और इसको सब दिखाता है, समझाता है, बताता है कि तुम्हें यहाँ पर क्या काम करना है, कैसे करना है, कहाँ जाना है, कितना बड़ा घर है, और वांसू के पर्सनल बॉडीगार्ड हो तुम। कुछ देर में ली भी आ गई होती है, जो कि एक फीमेल बॉडीगार्ड है इन्हीं के घर की। यहाँ पर वांसू सोच रही होती है और हमें पता चलता है कि सब ये छोड़कर इसीलिए नहीं जा रही क्योंकि इसने अपने फादर इन लॉ से कसम दी थी, प्रॉमिस कर दिया था कि मैं सब कुछ संभालूंगी आपके नहीं रहने के बाद, और उन्होंने सारी चीजें इसको दे दी थी। या डोइन अपने ऑफिस में सामान सेट कर रहा है। इसके फ्रेंड की एक फोटो भी होती है इसके साथ, जो गिर के टूटी तो उसके पीछे एक मेमोरी कार्ड निकलती है जिसमें एक वीडियो है। वांसू के फादर इन लॉ यानी उसके ससुर की मौत की वीडियो दिखाई जा रही होती है। शायद इसके फ्रेंड को कुछ पता चल गया था कि इसके ससुर को किसने मारा है। इसके फ्रेंड को जब पता चला ना, तो इसके फ्रेंड को भी उन्हीं सेम लोगों ने मार दिया ताकि बाहर जाकर मुंह ना खोल दे। खैर, ये वांसू के पास आता है और कहता है कि तुम्हें कोई मारना चाहता है, तुम्हारा कोई करीबी। वांसू बोलते नहीं, शायद वो इंटरनेशनल अटैक था, माफिया वाले होंगे, मेरे को कौन मारेगा, मेरा कोई दुश्मन नहीं है। पर डोइन जान गया होता है कि इसकी फैमिली का ही है कोई जो इसको मारना चाहता है ना। और फिर हम एक 2 साल पहले का सीन देखते हैं। डोइन अपने फ्रेंड के साथ एक मिशन पर आया था। इनके सीनियर ने इन्हें काफी बातें सिखाई, समझाई और इसके फ्रेंड को फिलीपींस में भेज दिया, उसी जगह पर जहाँ पर उसकी मौत हुई थी। डोइन को यहीं पर रुकना पड़ा और इसके फ्रेंड को वैन ग्रुप की सच्चाई का पता लगाने फिलीपींस जाना पड़ा, जहाँ पर उसकी मौत हुई थी, क्योंकि उसकी चैरिटी के ना पैसे गायब हो रहे थे वैन ग्रुप के, और वहाँ पर वो मारा गया था। डोइन ने अपने सीनियर से बहुत रिक्वेस्ट की कि प्लीज मुझे जाने दो फिलीपींस, परमिशन मांगता रहा, पर इसको बॉस ने परमिशन दी ही नहीं वहाँ जाने की, इसलिए इसने अपनी पुलिस की ड्यूटी छोड़ दी और खुद ये फिलीपींस पहुंच गया था कातिल का पता लगाने। प्रेजेंट में वांसू का भाई इससे मिलने आया होता, बताता है कि योंगमिन पर नजर रखो तुम। वांसू के हस्बैंड का छोटा भाई योंगमिन है। ओके, अब इसके बिजनेस में प्रॉब्लम कर रहा होता। वांसू बोलती है कि मैं सोच रही हूँ कि फाउंडेशन को इंटरनेशनल कंपनी के साथ जोड़ दूँ ताकि मेरा चैरिटी के पैसे ना चुरा सके। इसका भाई मना करता है, पर वांसू नहीं मान रही होती है, नहीं सुनती है। वो परेशान है चोरी से, और फिर वहाँ से अपनी सेक्रेटरी से मिलती है और कहती है अरे एटलीस्ट होटल का डोर तो लॉक कर लिया करो, वो सब करने से पहले मेरे हस्बैंड के साथ थी तुम। टेरा बोलती है कि मेरा जो बेटा है ना वो भी तुम्हारे हस्बैंड का ही। वाह, क्या बात है भाई, ऐसे तो ट्विस्ट चाहिए होते हैं हमें। वांसू हैरान, क्या वो मेरे हस्बैंड का बच्चा है? टेरा ने इसके हस्बैंड के सारे राज खोल दिए होते, मतलब इसका हस्बैंड टेरा के साथ 10 साल से टाटा कर रहा है, पर शादी नहीं की हराम के पिल्ले ने। घर आकर हस्बैंड से बोलती है कि टेरा और उसके बच्चे को अब्रॉड भेज दो, पर मिरान को ये सब पसंद नहीं है ना, और ये अपनी मॉम के खिलाफ जाएगा नहीं कभी। वहीं पर टेरा घर पे आई होती है, मिरान से बोलती है कि वांसू मुझे धमकी दे रही थी जाके। मिरान ने भी डीएनए टेस्ट करवा लिया होता है और ये पता लगा लिया कि हाँ जो टेरा का बच्चा है वो इसके लड़के का ही लड़का है, इसका पोता है मतलब। इसीलिए एक फैमिली फोटो शूट करवाती है अगले दिन, जहाँ पर टेरा एंड उसके बच्चे को भी बुलाया गया होता है। वांसू हैरान हो गई होती है और ये दोनों बेशर्मों की तरह स्टाइल मार रहे होते हैं। वांसू भाग गई चढ़ के, मिरान से आकर लड़ाई करने लगी। मिरान का कहना है कि तुम्हारे मरे हुए बच्चे की जगह पूरी कर सकता है वो घर के अंदर, पता है तुम्हें कुछ? और अगर चाहती हो कि हम उसको और उसके बच्चे को भगा देना यहाँ से, तुम अपना बच्चा पैदा कर लो। वांसू अलग परेशान हो जाती है सुन के, क्योंकि करे तो करे क्या, क्योंकि ये अपने हस्बैंड के साथ बेड शेयर नहीं करती। अगले दिन तक टेरा एंड बच्चा घर में दिखाई देने लगे होते। वहीं पर वांसू के मरे हुए बच्चे का सामान भी बाहर फेंका जा रहा होता है। गुस्से में बाहर जाकर कार चलाने लगी, जस्ट एक्सीडेंट होने से बचता है। डोइन आकर जबरदस्ती कार में बैठ गया और इसको लेकर बीच पर आया, इसके पैरों को साफ किया। फिर दोनों ने कुछ टाइम बिताया और रात को वांसू इसको अपने प्राइवेट विला में लेकर आती है, जहाँ उसका हस्बैंड पहले से आया हुआ है, नशा कर रहा होता है बैठकर हरामी। ये जानता है कि इसकी बीवी गुस्से में परेशान होकर यहीं पर आती है और उसको पकड़ लेता है और इसके साथ सेक्स सुक्स करना चाहता है, जबरदस्ती करने लग गया होता है ना। बाहर खड़ा डोइन देख रहा है कि मालकिन के साथ जबरदस्ती क्यों कर रहा है ये आदमी, उसका हस्बैंड होकर, तो जाता है और दोनों को अलग करता है और फिर वांसू को लेकर घर आ जाता है और समझ गया होता है कि वांसू अपने हस्बैंड से प्यार नहीं करती है। वांसू कुछ बोल ही नहीं रही होती है कहाँ जाना है, इसलिए इसको वापस विला में ले आता है, इसलिए इसको वापस ये वैन मेंशन ले आता है। अगले दिन खबर आती है कि इसका हस्बैंड घर नहीं आया रात को और सुबह सुबह इसके अपार्टमेंट में देखा गया, पर वांसू को कोई फर्क नहीं पड़ता है। डोइन एंड फीमेल बॉडीगार्ड दोनों वैन के ऑफिस में आए होते हैं सीसीटीवी कैमरा चेक करने के लिए। यहाँ बहुत से बॉडीगार्ड से भी मिलते हैं और डोइन अपनी मार्शल आर्ट दिखाता है जिसमें पटक पटक के फेलता है सबको।
फिर हेड से बोलता है कि ये वॉन्सू के फादर इन लॉ यानी जो हमारे थे वो कैसे मरे थे। हेड डर क्या होता है, कहता मुझे क्या पता, जाके न्यूज में पढ़ो, उनको हार्ट अटैक आ गया था तो उस वजह से मर गए थे वो। घर आकर फिर से वही मेमोरी की वीडियो देखने लगे होते हैं जिसमें वॉन्सू के फादर इन लॉ मर रहे होते हैं, पर ये ना कोई दूसरा घर होता है, उनका घर नहीं होता है। अभी नहीं मरते हुए डोइन के उसी पुलिस वाले फ्रेंड ने देख लिया था और उसे भी मार दिया उन्हीं सेम लोगों ने, ताकि बाहर जाके किसी को बता न दे। तो अब डोइन अगले दिन घर में छानबीन करने लग गया था, कुछ तो सबूत मिले, कुछ तो पता चले। सबसे पहले हेड शेफ बायोन के रूम में घुसता है जो कि सालों से यहाँ पर काम करती है, शायद कुछ तो जानती होगी। पूरे रूम में कुछ नहीं मिला, तभी एक सीक्रेट डोर ओपन होता है जहाँ पर देखता हूँ तो पूरे घर का सीसीटीवी फुटेज चल रहा होता है। इसने सब कॉपी कर लिया और ली ने इसको पकड़ लिया होता है, पर डोइन बोलता है कि मैं तो बटलर को खोज रहा था, कुछ काम था। ली बोलती है ठीक है लेकिन बॉस तुम्हें बुला रहे हैं। ये आता है तो वॉन्सू के हस्बैंड को देखते गुस्सा है, बोल रहा था सुन लो बॉडीगार्ड, मेरे पर्सनल मैटर में मत घुसा करो, मेरी बीबी है, कुछ भी करूँ मैं। डोइन बोलता हाँ, पर मेरी ड्यूटी थी मेरी बॉस को सेफ रखना। फिर घर आकर पूरी रात सीसीटीवी देखता रहा, जहाँ देखता है कि वॉन्सू का हस्बैंड मनी बैग दे रहा होता उसी बॉडीगार्ड के हेड मिस्टर पार्क को कहीं लेकर जाने के लिए। यहाँ पर मीरेन अपने बेटे को वैन ग्रुप का हेड अपॉइंट करना चाहती, इसलिए अपने मैनेजर से बातें कर रही होती। वॉन्सू को हटाकर मेरे बेटे को बैठा दो कुर्सी पे। पर वॉन्सू को जैसी खबर मिलती है ना, कहती है ना अपने मैनेजर से कि जल्दी से ना र्यूमर्स फैला दो कि मेरे हस्बैंड का अफेयर चल रहा है और उसका एक 10 साल का बेटा भी है। बस फिर क्या था, फैल गया हर तरफ र्यूमर, चारों तरफ मीडिया। मीरान तो पगला गई होती है, क्या हो गया मेरे बेटे के साथ। मीडिया वॉन्सू से भी सवाल करती है पर ये कुछ बोलती नहीं। टेरा की तो भाई इतनी इंसल्ट हो गई होती है, अपनी मॉम को लेकर ऑफिस में आ गई होती है लड़ाई करने के लिए कि मीटिंग रखो और बताओ सबको मैं तुम्हारी फैमिली की मेंबर हूँ, क्या है तू मिस्ट्रेस है। और यहाँ पर र्यूमर्स के बारे में बातें हो रही होती है, सब जानना चाहते किसने फैलाई, पर किसी को नहीं पता कि किसने फैलाई, है ना। और इनकी कंपनी के स्टॉक प्राइस भी नीचे गिर गया होता है, कंपनी लॉस में जा रही होती है। वॉन्सू डाइवोर्स देने ही वाली है, ऐसी भी खबरें बाहर फैल रही होती है कि जिसका हस्बैंड चीट करेगा उसको तो डाइवोर्स मिलना ही पड़ेगा। और चुपके से एक मीटिंग रखती है ये, जहाँ पर बोलती है ना कि मेरे हस्बैंड का कोई अफेयर नहीं चल रहा है, वो सारे रूमर्स फेक है। और वो जो 10 साल का बच्चा मेरे घर में रहता है ना, वो मेरे हस्बैंड का नहीं बल्कि मेरे फादर इन लॉ का है, उनका अफेयर चल रहा था टेरा के साथ। मीरेन पगल आ गई होती है, मेरे हस्बैंड को बदनाम कर रही है ये। वांसू फिर घर आती है तो मीरेन इसको डांटने लगी, क्या था ये। वांसू बोलती है अबे चुप चुप कर। टेरा बहुत गुस्सा हो गई होती है, क्या एक 70 साल के आदमी की मिस्ट्रेस, नहीं मैं ये नहीं हूँ, क्या इज्जत रह गई मेरी। टेरा एंड इसका बच्चा कुछ दिन बाद वैन की फैमिली में आकर रहने लग गए होते बेशर्मों की तरह। और टेरा गुस्सा है, वांसू से बोलती है कि तुमने मुझे उस बुढ़े की मिस्ट्रेस क्यों बोला सबके सामने। वांसू कहती है चुप चुप, डरा के बोलते औकात मेरे तुम। शाम को ना वॉकिंग करते हुए डोइन बोलता है कि ना तुमने डाइवोर्स लिया, उल्टा अपने हस्बैंड को भी बचा लिया, ना तुम्हें छोड़ के जाती हो, क्यों करती हो ये सब। वांसू बताती है कि मेरे फादर इन लॉ ने कहा था कि चाहे जो हो जाए तुम्हें वैन ग्रुप को आगे चलाना है, उसको साथ रखना है, प्रॉमिस भी किया था मैंने। डोइन बोलता ठीक है, पर उन्हें मारा गया था, तुम ये जानती हो ना, कहीं दूसरी जगह ले जाके मेरे दोस्त को भी मारा गया था। ये कुछ कहती नहीं है। अगले दिन वांसू एक लेडी को इनवाइट करने आती है, मीरेन ने फैमिली डिनर रखा होता है। फिर हम देखते हैं फैमिली डिनर, खाना क्या खाते बहस करते रहते बैठ के सारे। मीरेन इसे फोर्स कर रही होती है कि चाइना की कंपनी को डील कर लो, पर वांसू मान नहीं रही। मीरेन बोलती है कि मेरे बेटे को दे दो, फिर सब कुछ वो कर लेगा। अगले दिन दोनों एक इवेंट में आई होती है, किस्मत से दोनों ने सेम ड्रेस पहनी होती है। मीडिया वाले तो इतना खुश हो जाते हैं, वाह क्या प्यारी जोड़ी है सास बहू की। और इनकी फोटोज भी काफी पॉपुलर हो गई होती है। कमेंट आ रहे होते कि वांसू ही है जो वैन फाउंडेशन को आगे बढ़ा सकती है, उसको शूट भी करता है। मीरेन पढ़कर बहुत गुस्सा होती है और पहुंच जाती है कहाँ पे, अपने बॉडीगार्ड्स के पास, और जाकर वहाँ पे करती है जूडो। ये ब्लैक बेल्ट होती है, पटक पटक के पेलती है सबको, दिखने में गोल्ड है, ये बहुत ताकतवर होती है। फिर डोइन की बारी आती है और डोइन इसको उठा के पटक देता है, जिससे मीरेन काफी इम्प्रेस होती है और इसकी रिस्पेक्ट करने लगती है। अगले दिन मीरेन वांसू से बोलती है कि मैं 10 साल से तुमसे कुछ छुपा रही हूँ तुम्हारी मॉम के बारे में। उनको मैंने 10 साल से मेंटल हॉस्पिटल में रखा है ताकि हमारी फैमिली की बेइज्जती ना हो, किसी को बाहर पता ना चले कि मेरी बहू की मॉम पागल है, उनकी कंडीशन काफी खराब है, तो तुम जाके मिल लो। वांसू बहुत गुस्सा होता है इस बुढ़िया के ऊपर, बहुत भड़की होती है अंदर से, है ना। वांसू अपने भाई के साथ एक अजीब से गांव जैसे एरिया में आती है जहाँ पर हॉस्पिटल होता है, हॉस्पिटल का जेल होता है, और अपनी मॉम को देखती है। इसकी मॉम की हालत बहुत खराब है, इसकी आंखें भर आती। यहीं से ये हमें अपने टीन के दिनों के बारे में बताती है, याद करके 1998 में जब इसके घर पर रोज कर्जे वाले आया करते थे कर्जा वसूलने के लिए, गुंडे। तो
वॉन्सू अपनी मॉम को रोज बचाया करती थी, लेकिन अब इसकी मॉम की हालत देखो, पहचान तक नहीं पा रही है। बोलती है कि मेरी बेटी से बोल देना कि उसका पैसा मैंने जुए में उड़ाया था तो मुझे माफ कर दे, और मर जाती है। वॉन्सू बहुत रोती है, घर आती है। मिरेन बोलती है कि फ्यूनरल में मत जाना, तुम पता है तुम्हारी मॉम मर गई है, क्योंकि तुम्हारी मीटिंग है चाइनीज एम्बेसी वालों के साथ, और अगर मीटिंग में गई तो हमारी कंपनी डूबेगी, मिलियंस का नुकसान होगा, तुम और तुम्हारा भाई दोनों को छोड़ूंगी नहीं मैं। ना चाहते हुए वॉन्सू को मीटिंग अटेंड करनी पड़ती है और इसका भाई अपनी मॉम का अकेले फ्यूनरल करता है। बाद में वॉन्सू अपनी मॉम की एसेस को लेकर एक जगह पर जाती है कार में बैठकर, और कार के जीपीएस को ऑफ करवा देती है। ये कोरिया का छोटा सा गांव होता है जहाँ पर वॉन्सू का घर है, जहाँ पर उसका टीनेज बीता बचपन की सारी यादें होती हैं, और वॉन्सू बहुत दुखी है। डोन इसको कंफर्ट करता है और कोई इनकी इसी कंडीशन में फोटो खींच लेता है। इधर इसका हस्बैंड पगला गया होता है, मेरी बीवी का जीपीएस कैसे हो पाए, गार्ड हेड को धमका रहा होता है, जल्दी उसका पता लगाओ कहाँ गई हुई है वो, है ना, जल्दी सब खोजने लग जाते हैं। वॉन्सू बोट में है अपनी मॉम की एसेस को लेकर, अपनी मॉम को माफ कर दिया होता है इसने उनकी गलतियों के लिए, पर मिरेन को माफ नहीं करेगी। उसकी मॉम को 10 साल ऐसी सड़ी हुई जेल जैसी जगह पर रखने के लिए पागल का नाम देकर। मिरेन को भी उन दोनों की फोटोज मिल गई होती है, बहुत भड़की हुई है बॉडीगार्ड के कंधे पर देखकर उसको। वापस जब दोनों घर आते हैं तो इसका हस्बैंड डोइन को बहुत मारता है, कहता है मेरी बीबी को फंसाता है साले, जॉब से निकाल दूंगा, भाग यहाँ से। रात को वॉन्सू इसको चेक करने आती है। डोइन बोलता है क्यों कर रही हो ये सब, छोड़ दो ना ये सब, तुम्हें मारने वाले तुम्हारे घर वाले ही। यहाँ मिरेन अपने बेटे को मार रही होती है, पागल है क्या, बॉडीगार्ड को क्यों मारा, तो खुद चीटर है बहुत बड़ा, और उसे काम से नहीं निकालो, रखो उसको, क्योंकि बॉडीगार्ड से अगर वॉन्सू क्लोज होगी, उसका अफेयर चलेगा तो तुझे वो डाइवोर्स दे देगी ना, और उसके साथ निकल लेगी, तेरा रास्ता साफ हो जाएगा। दिमाग तो बहुत लगाया होता है मिरेन ने, है ना। रात को डोइन क्लब गया होता है गैंगस्टर के पास गार्ड हेड के बारे में पूछने के लिए और कुछ डिटेल के लिए, पर उसको भगा देते हैं वहां से, और गार्ड हेड का तो पता नहीं चलता, पर इसकी खबर जरूर वहां तक आ जाती है। और अगले दिन इनका सीनियर इसको डांट रहा होता है। ये सीनियर जो है ना, ये वॉन्सू के हस्बैंड का मैनेजर होता है, जो कि पैसे ले जाकर इधर उधर गैंगस्टर को बांटता है। ये पूछ रहा होता है कि भाई वहाँ क्या करने गए थे तुम, है ना। वॉन्सू बोलता है कि फादर इन लोगों को मरवाया है ना तुम लोगों ने, सब जानता हूँ मैं, है ना, तुम भी मिले उसी के अंदर। ये बोलता है नहीं मैं बस मनी लॉन्ड्रिंग में साथ देता हूँ, पैसे यहाँ वहाँ करता हूँ और कुछ नहीं करता। और फादर इन लोग के सेक्सुअल रिलेशनशिप औरतों के साथ, इसलिए उनके बॉडी को एक घर से दूसरे का ट्रांसफर किया गया था चुपके से, ताकि मीडिया को पता ना चले। क्या कहेंगे सब, 70 साल की उम्र में बूढ़ा आग लगा रहे थे, तुम मत पड़ो इन सब में, तुम चले जाओ यहाँ से, जॉब छोड़ दो। डोइन बोलता है चल, मेरा दोस्त मरा है, छोड़ूंगा नहीं किसी को। अगले दिन वॉन्सू फिर एक फाउंडेशन में आई होती है, जहाँ से जाते हुए इसका बुरी तरह से एक्सीडेंट कर दिया जाता है। ड्रोन उड़ के आ रहे होते, सब उड़ा देते हैं। ऐसी हालत में भी डोइन कार से बाहर निकलता है। एक बाइकर आता है चेक करने की मर गए सब, और कंफर्म करके यहाँ से चला जाता है। फिर उठता है डोइन और वॉन्सू को कार से बाहर निकालकर भागने लगा। कार ब्लास्ट होती है और उसके जो अंजर पंजर होते हैं ना, प्लास्टिक टीन जो भी होते हैं, सब इसकी बॉडी में आकर घुस जाते हैं और जल्दी इनको हॉस्पिटल लाया जाता है। वॉन्सू कम चोटाई होती है बहुत ज्यादा, पर डोइन और एक दूसरा बॉडीगार्ड जो गाड़ी चला रहा था, दोनों काफी बुरी तरह घायल है, इनकी सर्जरी हो रही होती है। और वॉन्सू का हस्बैंड भी आया हुआ होता है, बोलता है तुम्हारे बॉडीगार्ड तो कमाल का है, बचा लिया उसने तुम्हें। तभी एक बॉडीगार्ड डोइन को मारने घुस जाती है रूम के अंदर। वॉन्सू का हस्बैंड आ जाता सही टाइम पर, तो ये मार नहीं पाती, बाहर आके कॉल करके बोलती है कि मिशन फेल्ड। और अगले दिन तक न्यूज में बस वॉन्सू अटैक की खबर ही चल रही होती है। कुछ का कहना है कि टेररिस्ट अटैक है, पर सच क्या है किसी को नहीं पता। मिरेन भी पूरी कोशिश कर रही है जल्दी से अटैकर को खोज लिया जाए और सब कुछ सामने आए, पर मिरेन का मैनेजर रुकवा रहा होता है छानबीन, क्योंकि कंपनी के स्टॉक फिर से नीचे चले जाएंगे। यहाँ वॉन्सू का हस्बैंड फिर गैंगस्टर को पैसे दे रहा होता है चोरी करके कंपनी में से। अब ऐसा क्यों कर रहा है, ये दूसरी बार है, इसका हमें नहीं पता चलता भी। और मिरेन का मैनेजर इसको सब कुछ बता देता है कि तुम्हारा बेटा पैसे चुराता कंपनी में से, पर मिरेन मानती नहीं है। और शाम को ही देखता है वॉन्सू का हस्बैंड कि इसकी मॉम यानी मिरेन अपने मैनेजर के साथ बेड शेयर कर रही होती है रूम के अंदर। और इसको याद आता है कि जब ये छोटा था ना, तब इसने अपनी मॉम को मैनेजर के साथ रूम में देख लिया था। और ये जानता है कि इसकी मॉम का अफेयर चल रहा है मैनेजर के साथ, जब ये छोटा था तभी से, मतलब शुरू से ही, सोच के देखो। और ये बात इसके पिता को भी पता थी, जो कि मर चुके हैं, है ना। तो काफी ज्यादा इनकी फैमिली में बॉन्डर मचा होता है। मम्मी ने वो किया, बेटे ने देखा, बेटा भी उसी रास्ते पे निकल रहा है, बहुत बढ़िया। पिताजी के भी कुछ ऐसी पूरी फैमिली कैसी हो भाई, तुम लोग तीनों के तीनों हरामी एक नंबर के। यहाँ पर वॉन्सू एंड डोइन मिले होते हैं वापस, और उसी बटलर के रूम में कुछ डिटेल चुराने की बातें चल रही होती है। और ये चुपके से पहुंच जाता है मैनेजर के घर पर खोजने के लिए फाइल, जिसको कि फंड वाली वो जो कॉपीज होती है, उनमें सारी डिटेल वेटेल लिखी होती है, वो लेने के लिए। और इसको बॉडीगार्ड ने देख लिया होता है, पर क्या फायदा, ये फंड बुक लेकर वहां से भाग गया होता है। और जब तक मैनेजर आकर देखता है ना, तो फंड बुक गायब होती है। लेकिन नहीं रुको, फंड बुक होती है जिसमें सारी डिटेल लिखी होती है, इलीगल काम हो गए इनके और लीगल भी। ओके,
अब जो ये लेके भागा है ना, वो सारी फेक है, कुछ नहीं है उसके अंदर। ओरिजिनल वाली इस मैनेजर ने छुपा के रखी होती। ये लेकर भागा भागा आता है वॉन्सू के ऑफिस में और चेक करने लग जाते हैं सब। फिर उठ के कहता है कि इसको मैं अपने साथ रखता हूँ। जा ही रहा होता है कि पीछे से वकील आ जाते हैं, पुलिस लेकर, क्योंकि इनके पास वारंट है इसके ऑफिस की तलाशी लेने की। और वॉन्सू के भाई को अरेस्ट कर लेते हैं, ये बोल के कंपनी का फंड तुमने चुराया। और यहाँ पर ये खत्म हो जाता है। ये इसके 1 से लेके 6 एपिसोड थे। इसके बाकी के 4 एपिसोड मैं कुछ दिनों में डालूंगा, क्योंकि जब तक मैंने ये सीरीज देखी थी इसके इतने ही एपिसोड रिलीज हुए थे। ओके, वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। और इसके ऊपर अगर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो अपन इसके अगले 4 एपिसोड्स को जरूर देखेंगे, जिसमें ये सारे राज खुल जाएंगे। मिलता है उसके साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार, वीडियो को लाइक कर देना। बाय।